मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप सो और आप गुड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ध्यान रख रहे हैं सब अपना, ध्यान भी रखना है, पढ़ाई भी करनी है, मज़े भी करने हैं, सब कुछ साइड बाय साइड करना है। ना ही तो ऐसा करना है कि फुल टाइम पढ़ ही रहे हो, ऐसा तो शायद ही कोई होगा, ठीक है। लेकिन हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना है क्योंकि हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर हम 11th पे फोकस करेंगे तभी हम हमारी 12th में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। Okay students, so students in our chemistry our second chapter the structure of atom is going on। ठीक है, इसकी 2 वीडियोज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। होप सो आप लोगों ने उन्हें बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। बट अगर किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत टाइम मिलता है एंड जल्दी ही मैं आपका डाउट सेक्शन भी रख दूंगी जिसमें आपको सारे डाउट्स मुझसे फेस टू फेस लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। बट इतने आप मुझसे पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इन आवर लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैथोड रेज, द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अबाउट द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Okay students, now in our today's class we are going to start our next topic, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको किसके बारे में बताया था, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज उन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही हैं, ठीक है। कैसे है वो कैथोड से निकल रही हैं और किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ, एक पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। और पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव जाता है। तो कैथोड रेज कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। कैथोड रेज क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज होती हैं और उनमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पाया जाता है। और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, सर जे थॉमसन। ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, ठीक है ना। कैथोड रेज का एक नेम होता है कैनाल रेज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं। एंड जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम किसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, साथ में प्रोटॉन, जो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। एनोड रेज की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की है, हमारी एनोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। एनोड कैसी होती है, हमारी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। दे आर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट गोल्ड आइंस्टाइन, by scientist Gold Einstein। ओके, सर आइंस्टाइन ने एनोड रेज की डिस्कवरी की थी इन 1886, इन 1886। ओके, write down this, then I have to tell you about in diagrammatic way। Now let's draw the diagram of the instrument through which anode rays were discovered। Same as in cathode rays discovery, we draw a hollow glass tube. Same as we draw a hollow glass test tube in the discovery of anode rays। This is our hollow glass tube which is at inert room temperature। इसमें भी हमारे पास सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगी। ये इसमें थोड़ा यहाँ पे बंच होगा, बंच फॉर्म में पाया जाएगा। ओके,
चार्ज कैरी करेगा यहाँ से, यहाँ से हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर्किट बनाना हम किसी सीखते हैं फिजिक्स में। ठीक है, हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा प्रोटॉन्स। परफोरेटेड कैथोड मतलब नेगेटिव रोड। ठीक है, और ये मेरी क्या है, एनोड, जिसमें आपने पहले बताया था। इसमें भी सेम हमारे पास क्या होंगी, 2 रोड चार्ज रोड्स होंगी। ओके, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बताने के लिए ये दिख भी रहा है क्लियरली। These are the positive charge particles. Okay, draw this firstly. स्टूडेंट्स, हमारे एनोड रेज की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट गोल्ड आइंस्टाइन ने इन 1886। ठीक है, जब ये इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है, वो ट्यूब जिसमें कोई भी चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं था। ये बिल्कुल न्यूट्रल थी, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है डिस्चार्ज होलो ट्यूब भी, जो खोखली ट्यूब थी, कंटेनिंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है, जिसमें जो एक झिल्लीदार होती है। ठीक है, एक झिल्लीदार कैथोड है जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। ठीक है, कुछ इस तरह से वो थी कैथोड ही ऑब्जर्व। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक नई तरह की रेज, नए तरह का कलर क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, एक न्यू टाइप ऑफ रेज वर ओरिजिनेट, जो पहले डिस्कवर नहीं की गई, इनके बारे में ना ही पढ़ा गया, ना देखा गया और ना ही सुना गया। कुछ अलग ही तरह की रेज क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। ल्यूमिनस रेज वर पासिंग थ्रू द होल्स, और वो पास कहाँ से कर रही है, इस होल से पास आउट हो रही है। ठीक है, जो ये होल्स हैं इसमें छिद्र बने हुए हैं, इनसे क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। क्या हो रही है, जो एक न्यू टाइप ऑफ रेज ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, दीज रेज वर मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रे। देखिए, कैथोड रे हमारी ये है, ठीक है, और ये क्या जा रही है, इससे दूर जा रही है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसके पास आएंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएंगी, लेकिन ये क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इससे दूर जा रही है, अपोजिट टू कैथोड रेज। ओके, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ, उनमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैथोड हमारी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जो कैथोड होती है, कैथोड रोड होती है, ये हमारे नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए तो इसमें पॉजिटिव आयन आके क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। ये नेगेटिव है, इसलिए तो इसमें पॉजिटिव आके अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जो इसमें आके अट्रैक्ट होते हैं बोलते हैं कटायंस। ये तो पता होगा, 2 टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं, द कटायन एंड द अनायंस। तो ये इन्होंने क्या देखा कि जो एक तो न्यू टाइप ऑफ रेज निकल रही है, और वो रेज क्या है, हमारी कैथोड से दूर जा रही है, कैथोड के पास नहीं आ रही है, और इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव रेज का नाम दे दिया, जिसको बोलते हैं एनोड रेज बोलते हैं। और एनोड रेज को हम क्या कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं। ओके, ड्रॉ दिस स्टूडेंट्स।
और अगर आपको यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं कि गोल्ड आइंस्टाइन ने की थी क्या, एक डिस्चार्ज होलो ट्यूब में किया था जिसमें 2 रोड्स थी, द फर्स्ट वन इज कैथोड द एंड देन एनोड। ओके, कैथोड कैसी थी आपकी, परफोरेटेड थी। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक न्यू टाइप ऑफ ल्यूमिनस रोशनी निकल रही है, ठीक है, जो पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की गई, और वो रोशनी कैसी है, कैथोड से दूर जा रही है और उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी वो कैरी कर रही है। और इन्हीं रेज को जो रोशनी किरण जा रही थी वो कैथोड से दूर जा रही थी, और उन्हीं रेज को हम क्या कहते हैं, एनोड रेज कहते हैं। एनोड रेज को ही कैनाल रेज भी कहा जाता है। ओके, सो राइट डाउन दिस एंड राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस, देन आई विल टेल यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज कि एनोड रेज की खास बातें क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, हो गया आपका ये। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एनोड रेज की प्रॉपर्टीज की क्या खास बातें होती हैं। एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन सेम एज कैथोड रेज। जैसे कैथोड रेज एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं, सेम ऐसे ही एनोड रेज भी बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। इनके पास क्या होता है, रेज के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के पास क्या होता था हमारा, नेगेटिव चार्ज। These rays reflected by an electric field and towards the negative plate। ये किसकी तरफ रिफ्लेक्ट होती है, नेगेटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ क्या अट्रैक्ट होगा। ओके, तो ये नेगेटिव की तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है। द रेशियो ऑफ E/m फॉर दिस रेज विल बी, E/m क्या होगा यहाँ पे, जो इन रेज का रेशियो होता है जिसका E/m का वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन मास, ठीक है ना, चार्ज अपॉन मास का में जो रेशियो आता है वो कितना आता है, चार्ज अपॉन मास का वो आता है आपका 9.58 इंटू 10⁴ कूलम किलोग्राम। ठीक है, ये आपका इसमें रेशियो आता है। प्रोटॉन इज, हो गया ये, इसको राइट डाउन कीजिए। अब एक खास बात और लिखिए, तो अब प्रोटॉन के बारे में जो मैंने आपसे कल डिस्कस भी की थी, proton is 1837 times heavier than इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कुछ ऐसे ही आपको बताया था कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा क्या होता है, हैवी होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मास। ठीक है, और कितना ज़्यादा है, 1837, इतना भारी होता है प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करती हूँ, मेन पोस्ट लिख देती हूँ, तो मेन पोस्टुलेट्स हैं द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ, पेनिट्रेटिंग मतलब क्रॉस करने, इसके अंदर धंस जाने की, इसको क्रॉस करके आगे निकलने की, पास आउट होने की। ठीक, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन एंड देन प्रोटॉन। सबसे इजीली प्रोटॉन पास आउट होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं, देन न्यूट्रॉन, नहीं सॉरी,
न्यूट्रॉन सबसे लाइट वेट है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, सो न्यूट्रॉन क्या होते हैं सबसे पहले पास आउट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। ओके, देन इलेक्ट्रॉन आर हैवियर देन न्यूट्रॉन बट लाइटर देन प्रोटॉन एंड 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। ओके, सो प्रोटॉन सबसे लास्ट में क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, किसी भी चीज़ को क्रॉस करता है। ओके, इसको राइट डाउन कीजिए। देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एटॉमिक मॉडल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। चलिए अब हमारे स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा क्लास 9 की ओर चलते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंपेयर किससे किया था? डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम वेरी फर्स्टली and compared it with pudding cake, and watermelon। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिस्कवरी स्टार्ट की थी। और कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेम ऐसा होता है जैसे किशमिश का या चेरी का केक होता है, इस तरह से, या फिर वाटरमेलन तरबूज होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम एक वाटरमेलन ले लें, तरबूज ले लें, इसमें क्या होता है, बाहर को पील होता है और अंदर से क्या होता है, उसके सीड्स काले काले से ब्लैक से होते हैं ना, इस तरह से। सेम ऐसे ही होता है हमारे एटम में होता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन। ठीक है, वो कहते हैं कि बाहर चारों ओर एज अ कवरिंग पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और जैसे तरबूज में काले काले बीज पाए जाते हैं, और वो धसे हुए होते हैं उसमें अंदर, मेन है कि उसमें पेनिट्रेट होते हैं, धसे हुए होते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए होते हैं, बिल्कुल अंदर डीपली मर्ज होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन ने कहा था। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर थ्योरी, कि गलत थी, इसमें ना न्यूक्लियस के बारे में बताया गया था, ना ही न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया, ना मास के बारे में नहीं बताया गया था। एंड दिस थ्योरी इज डेवलप, इसको, इस मॉडल को क्या बोलते हैं? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये एग्जाम में आ सकता है किसी भी इस नेम से, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। डेवलप इन, कब हुआ था डेवलप? इन 1898 में ये जो हमारा मॉडल था डेवलप किया गया था जे.जे. थॉमसन के थ्रू। ओके, बट ये थ्योरी फेल हो गई थी। तो बाद में हमारे साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड, बाद में साइंटिस्ट आए एक रदरफोर्ड, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें इन्होंने किसकी एक्सपेरिमेंट, हाँ, इसमें इन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया था? अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताया था। इन दिस एक्सपेरिमेंट द बॉम्बार्डेड ऑफ थिन शीट ऑफ गोल्ड, एक इन्होंने क्या किया था? गोल्ड की थिन शीट ली थी, बहुत पतली सी शीट ली थी गोल्ड की, काफी पतली सी शीट ली थी, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्ड कराया था। बॉम्बार्डमेंट मतलब उनसे टकराव कराया गया था, किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का टकराव किससे कराया? गोल्ड थिन शीट से कराया, तो पाया गया कि कुछ रेज जो हैं वो क्या हो रही है? टकराती पीछे जा रही है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, कुछ क्या कर रही है? इसको क्रॉस कर रही है, कुछ ये भी बीच में रुक जा रही है, कुछ ऐसी भी जो बीच में रुक रही है, कुछ क्रॉस कर रही है, ठीक है, कुछ इसको पास आउट भी कर रही है। इन्होंने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया था। तो
यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था? कंक्लूजन इज दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास आउट थ्रू द मेटल फॉयल विदाउट एनी चार्ज इन देयर पाथ। कुछ रेज क्या हो रही थी? स्ट्रेटली जा रही थी, पास आउट कर रही थी, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के वो पास आउट हो रही थी। इसका मतलब किसी भी मैटर में, किसी भी एटम में एक खाली स्पेस भी होता है, और वो खाली स्पेस कौन सा है? न्यूट्रॉन का। ओके, तो उन्होंने क्या कहा था कि खाली स्पेस होता है, इसलिए वो उसको क्रॉस कर रही है। सिंपल सी बात है, अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है आप उस जगह को पार बड़ी मुश्किल से कर पाओगे, और खाली से जगह आप इजीली इसको क्रॉस कर जाओगे। ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ कैसे थे? कुछ बहुत छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, इस तरह से कुछ बहुत छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। मतलब यहाँ पर बहुत हल्की सी चीज़ है जिनसे वो टकरा रहे थे, टकरा के हल्का सा पीछे वापस आ रहे थे। अगर किसी ट्रक से टकराओगे तो बहुत दूर जाके गिरोगे, साइकिल से टकराओगे तो वहीं गिर जाओगे। ठीक है। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे, और यहाँ से क्या पता था? अप्रोच अ हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी इनसाइड एटम। ठीक है। ओनली अ फ्यू ऑफ देम वर एक्चुअली डिफ्लेक्टेड। बस कुछ ही ऐसे थे जो एक्चुअल में डिफ्लेक्ट हुए थे, एक 90 डिग्री का एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, बाय एज मच एज 90 डिग्री, और कुछ ऐसे थे जो 180 डिग्री के एंगल से भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे। दिस शो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। और यहीं से पता लगता है कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। मतलब न्यूक्लियस बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस से टकराएगा वो या तो 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट करेगा या 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करेगा। और सिर्फ इनमें से कुछ ही थे जो बिल्कुल 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, या बिल्कुल जिस पाथ से आ रहे थे उसी पाथ से वापस जा रहे थे। ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स थे। ओके, तो यहाँ से क्या पता लगता है कि एक मैटर में कुछ काफ़ी हैवी होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। कुछ चीज़ें भारी होती हैं जिनसे थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, कुछ हल्की होती है जिनसे कम, और कुछ क्या होती है उनको खाली स्पेस भी होता है जिनसे कोई डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता। ओके, समझ आया? चलिए आज हम हमारा इतना ही रखते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की कुछ कमियों के बारे में भी हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन मुझे आपको क्या सिखाना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना है। फिर मुझे लॉज भी पढ़ने हैं कि किन बेसिस पे या किस बेस पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।